गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि कल की वीडियो में पढ़ा था, मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में हमने आपको समझाया था कि इसके अंतर्गत क्या होता है, कि मुग़ल काल का नाम क्यों मुग़ल काल पड़ा और इसके कितने शासक रहे हैं और इसके क्या क्या कार्य इसके शासनकाल में हुए। उसको लेके हुए मैंने आप लोगों को कहा भी था कि जिसको कहीं पर कोई शंका होगी वो छात्र एक कागज़ पे लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, मैं उसकी समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूँगा। आइए अब इसे प्रारंभ करते हैं। कल जहाँ हमने बोला कि मुग़ल कालीन चित्रकला, तो हमने मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में शुरुआत करने से पूर्व ही मैं आप लोगों को यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जो अध्याय मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो उसको आप फेयर कॉपी में करते हुए जाइएगा, जिससे कि आपके नोट्स भी तैयार होंगे और आगामी परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आज हम पढ़ेंगे बाबर कालीन चित्रकला कि बाबर कालीन चित्रकला है क्या, बाबर कौन था, इसने चित्रकला पे अपना क्या योगदान दिया। यदि हम बाबर कालीन चित्रकला की बात करें, ये 1526 से 1530 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल रहा। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि ये वाला जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला टॉपिक को हम कवर करेंगे कि बाबर कालीन चित्रकलाओं की क्या विशेषता रही, क्या क्या इसके अंतर्गत रहेंगी, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आइए आप पढ़ते हैं बाबर कालीन चित्रकला, ठीक है। अब इसमें हम किसका जिक्र कर रहे हैं, बाबर का जिक्र कर रहे हैं, जो मध्यकालीन चित्रकला की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब बाबर कालीन चित्रकला ये 1526 से 1530 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल रहा। ये सिर्फ 4 साल के लिए शासक बना और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का काफ़ी विकास हुआ और ज़्यादा चित्रकला को इसके समय उतना प्रोत्साहन नहीं मिला जितना कि हुमायूं के काल में मिला, अकबर के काल में मिला। जहांगीर काल में तो कला को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर ने कला के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अब बाबर कालीन चित्रकला की बात हम कर रहे हैं। अब बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए जाने के साथ स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अपना अग्रणी स्थान और नए युग का प्रारंभ किया। बाबर द्वारा ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इसको इसका जन्मदाता कहा जाता है। इसके ही द्वारा स्थापत्य कला का क्षेत्र में विकास अधिक मात्रा में किया गया था। और आपको बताऊं तो जो ये बाबर है, बाबर द्वारा ही नई कला को उजागर किया गया था। नव युग का प्रारंभ ही बाबर द्वारा इसके किया गया था कि नई 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 तरीके की कलाएँ किस प्रकार से भारत में प्रारंभ की जाएं। और जो स्थापत्य कला शैली का जो विकास किया था, इसको इंडो पार्शियन स्थापत्य शैली भी कहा जाता है। जो ये एक नई प्रकार की शैली जिसके अंतर्गत भव्य भवनों का निर्माण, बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जाना है और गोल गुंबद, सांची का स्तूप आपने देखा होगा, और आगरा का ताजमहल और जोधपुर का महल, जो इत्यादि जो बड़े बड़े जो महल बनाए गए हैं, जो स्थापत्य कला का एक नमूना हमारे समाज में देखने को मिलता है, वो बाबर कालीन चित्रकला के ही माध्यम से प्रारंभ हुआ। अब इस शैली का संस्थापक बाबर को माना जाता है। जो ये मुगल काल का जो स्थापित किया गया था भारत में, उसका
पूरा अधिकार मुगलों का बाबर को जाता है, क्योंकि यदि बाबर ना होता तो मुगल काल का स्थापना भी नहीं हो पाती। कहते हैं कि मुगल काल में का जो युग प्रारंभ हुआ था वो दो वंशों से मिलके मुगल काल का वर्ण बना है। मुगल वंश में दोनों कुलों की विशेषताएं थी। दो कुल कौन कौन से थे? मुगल वंश में तुर्कों व मुगलों मंगोलियों का जो रक्त मिश्रण था। ये जो दो कुल थे मंगोलों, एक तो तुर्क वंश के थे, एक मंगोल वंश के, दोनों का रक्त का संबंध माना जाता है। इसलिए इसको इन दो रक्त मिश्रणों के तौर पे यदि मुगल काल की स्थापना का भी एक बड़ा श्रेय जाता है। और एक दरबारी चित्रकला का भी विकास हुआ। बाबर के ही काल में दरबारी चित्रकला का भी प्रारंभ इसी काल से माना जाता है, क्योंकि उस और टाइम पे तो अकबर ने उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि दरबारी चित्रकला को और अग्रणी स्थान पे जो ले गया अकबर ले गया, क्योंकि उस समय उसने राजाओं जिसमें अपना सिंहासन पर बैठता था तो नीचे जो उसके दरबारी चित्रकार हुआ करते थे तो उनसे दरबार अपनी पेंटिंग से बनाए करते थे। जो राज दरबारी में जो मंत्रीगण हुआ करते थे उनके चित्रों को बनवाया करते थे। कहते हैं बाबर के वहाँ 100 हिंदू चित्रकारों की संख्या थी उसमें, जबकि मोमडनों की संख्या कम थी और हिंदू चित्रकारों की संख्या बाबर के शासनकाल में अधिक रही। अकबर के शासनकाल में भी वही चीज़ें नहीं। उसमें क्या था, जैसे कि कुछ चित्रकार जो जिन्होंने बड़ा अपना स्थान इतिहास में दर्ज कर गए हैं। अब अकबर कालीन या बाबर कालीन जितने भी शासक हुए हैं उन सब के अलग अलग चित्रकार हुए हैं। उन्होंने अपने सम्मुख से चित्रकारों को बैठा के शिकार के दृश्यों का चित्रांकन किया जाता था। एक बार की बात बताएं तो आपको समटाइम जिस समय एक बार ऐसा हुआ था, एक हाथी एक तालाब में गिर गया था। तो अकबर ने उसको क्या किया, तो उसको तो ठंड का मौसम था तो बर्फ़बारी हो रही थी तो तालाब बहुत ज़्यादा ठंडा होता तो अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि भैया उस हाथी को गर्म करने के लिए, उसको जो फंस गया था उसे गर्म करने के लिए पूरे तालाब को गर्म पानी किया गया था। हजारों सैनिक गर्म पानी करते थे, तालाब में डालते थे, वहाँ से निकालते थे। इस वजह से हाथी का इसका भी चित्रांकन अकबर ने करवाया था, जिससे कि चित्रकला एक नई ऊंचाइयों में पहुंच गई थी कि अपने प्रति ही नहीं और समाज के प्रति और जो बेजुबान जानवर था उनका भी चित्रांकन बड़ा ही खूबसूरत तरीके से करवाया गया है। अब हम जहाँ तक बाबर की बात करें, बाबर की बात करें तो एक दरबारी चित्रकला का विकास हुआ था। महान विजेता तैमूर का पुत्र शाहरुख स्वयं एक कवि था। जो इसके दरबार में जो कवि था वो शाहरुख का स्वयं एक पुत्र था और उसने अपने दरबार में कवियों और चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया था। ये क्या करते थे, जैसे कि किसी देश के चित्रकार हमारे देश में आते थे तो ये इनको आश्रय प्रदान करते, कवियों का आश्रय प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से अनेक चित्रकारों को इन्होंने आश्रय प्रदान किया। इसी वंश में सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा हुए, एक चित्रकार हुए जो सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा बहुत बड़े चित्रकार थे, जिनके दरबार में बेहजाद जैसे ईरानी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार भी हुए। तो जो ईरान का एक बेहजाद जो बाबर के साथ मुगल वंश की स्थापना करते समय जो भारत आए थे वो बेहजाद ये है वे है जाद। ये चित्रकार सर्वप्रथम बाबर के साथ हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में आके इन्होंने काफ़ी चित्रों पर काम किया और स्थापत्य कला में भी अपना अग्रणी योगदान निभाया। और तैमूर की पाँचवीं पीढ़ी में बाबर ने 1483 में, कहते हैं कि तैमूर की पाँचवीं पीढ़ी में बाबर ने 1483 में फरगना में जन्म लिया। अब जहाँ पर हम बाबर का जन्म की बात करें तो वो 1400
1983 में फरगना में जन्म हुआ था। बाबर ने अपने पूर्वजों से मिली कला विरासत को धरोहर के रूप में संजोया। कहने का तात्पर्य है कि जो बाबर को ये जो कला के प्रति जो उसका प्रेम था वो उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुआ है। वो उसके जो दादा परदादा जो हुआ करते थे वो भी चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी उनको लगाव था। और बाबर जब पैदा हुआ था तो वो बचपन से ही कलाकृतियों की तरफ प्रकृति के चित्रणों की तरफ खाली जगहों पे धरातल पे लकड़ी के माध्यम से चित्रकारी किया करता था। तो वो उससे ये प्रतीत होता था कि इन्हें चित्रकला के प्रति अपना रुझान है। तो यदि हम ये कहें कि बाबर के जो पूर्वज रहे वो चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणीय रहे। इस वजह से ये पीढ़ी दर बाबर तक भी आ गया, जिसको हम यदि कहें कि ये गॉड गिफ्ट है। हम आज की डेट में जो कहते हैं, यदि उसे कहें ये भगवान की देन है। ये उनके जो पूर्वजों से मिली हुई बाबर को भगवान की देन नहीं थी। ये कि इनको कला अपने पूर्वजों की विरासत के धरोहर के रूप में सजोने को प्राप्त हुई। बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। जो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी वो बाबर के ही माध्यम से पड़ी थी। और इस वंश की मुगल संस्कृति तथा सभ्यता का भी भारत का सूत्रपात हुआ। भारत में ही यदि हम कहें कि भारत में ही इस शैली का सूत्रपात हुआ था। अब बाबर ने अपने समय अनेक प्रमुख चित्रकारों की प्रशंसा भी की। ऐसा नहीं कि बाबर कठोर हृदय वाला था। ये कहीं ना कहीं नरम हृदय का भी रहा। इसने इनके शासनकाल में इन्होंने अपने जितने भी चित्रकार थे उनको आश्रय प्रदान किया और उनकी अच्छी खातिरदारी की और उनको अच्छे अपने शासनकाल में अच्छे ऊंचे पदों पर आसीन कराया। और वो चित्रकारों की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे, उनकी प्रशंसा अपने भरे दरबार में करते थे और उन्हें अपनी स्वेच्छा से काफ़ी रत्न आभूषण और भूमि भी दान किया करते थे, जिससे कि उनकी एक छवि बनी रहे और कलाकारों को एक बड़ा सम्मान इसके शासनकाल में मिला। यदि हम बाबर की बात करें, बाबर 1526 से 1530 इसका 4 साल का छोटा सा कार्यकाल रहा। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के विजय के बाद भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी। अब पानीपत का जो युद्ध था उसके बाद ही बाबर ने भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। बाबर एक अच्छा लेखक के साथ साथ एक कवि भी था और वो स्वयं चित्रकार तो था ही, क्योंकि उसको अपने पूर्वजों के तौर पे चित्रकला विरासत में मिली थी। उसने स्वयं अपनी आत्मकथा तुर्क बाबरी, जिसे बाबर ने अपने आत्मकथा लिखी जिसे तुर्क बाबरी के नाम से जाना जाता है। और उसे जो उसका दूसरा नाम है बाबर नामा पुस्तक तुर्की भाषा में उसने लिखी, जो उसके क्योंकि तुर्की के और अफगानों के साथ जो मिश्रण थे ये ईरानी शैली के ही मध्य इनकी शिक्षा दीक्षा रही है। तो उन्होंने तुर्की भाषा में ही इस अपनी आत्मकथा बाबरनामा को लिखा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने बेहजाद नामक चित्रकार का भी वर्णन, मैंने कहा था ना कि आपको कि बाबर अपने साथ साथ चित्रकारों को भी बहुत ज़्यादा महत्व दी। जब उसने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें बेहजाद नामक चित्रकलाकार का भी बहुत प्रशंसा की। समटाइम कभी ऐसा देखने को प्राप्त हो तो नहीं हुआ कि बाबर ने चित्रकारों का तिरस्कार किया। और जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें इतना बताया गया है कि बाबर एक अच्छा शासक के तौर पे अच्छी शैली का जनक भी कहा जाता है। बाबर को चित्रकला के साथ लगाव था। उसके शासनकाल में चित्रकला एक नवीन शैली का जन्म हुआ जिसमें फ्रांसीसी, चीन और बौद्ध कला का मिश्रण, ये 3 कलाओं का मिश्रण स्थापत्य कला के अंतर्गत देखने को मिलता है हमें। अनेक भवनों को आप यदि देखें तो उसमें ये फारसी और चीनी और बौद्ध कला का मिश्रण आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है।
बाबर ने अपने समय अनेक चित्रकारों के माध्यम से दरबारी चित्रकला, राष्ट्रीय चित्रकला और शिकार करते समय के चित्र और पनघट और नहाती हुई स्त्रियों का और इत्यादि प्रकृति से जो प्रेम उसका था, उसके अंतर्गत उन्होंने पूरी चित्रकला का वर्णन किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्के बाबरी जो लिखा था उसमें विहजार नामक चित्रकार का वर्णन उन्होंने किया था, जिससे उसकी चित्रकला के प्रति रुचि और विषय की जानकारी दिखाई पड़ती थी। आपको मैं एक ये चित्र दिखाता हूँ जिसमें बाबर द्वारा एक वो चित्र बनाया गया है। ये देखिए, ये जो चित्र है वो बाबर नामा ये है ना, इसको देख लीजिए। ये वाला जो चित्र है ये देखिए, एक तरफ दरबारी का भी दिखा रखा है, पनघट का भी दिखा रखा है और बाबर ने अपने साथियों के जो बगीचों का भी अच्छा खासा वर्णन किया है। जो ये बाबरनामा जो आत्मकथा का जो वर्णन उसने किया है, उसमें जो ये चित्र जो आपके समक्ष ये वाला चित्र है जो बना रखा है, वो बेहजाद ने बना रखी। उसकी जो चित्रकारी थी इतनी बारीकी थी जिससे कि बाबर स्वयं पसंद हो जाता था कि ये इतना अच्छा चित्रकार जो हमारे पास है, इसको कहीं और जगह नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने उसको इसलिए उसको इतनी चीज़ें दी गई कि वो कहीं अन्य जगह ना जा पाए। अब देखिए, अब इसमें लिखा असफियाँ लेते हुए बाबरनामा। अब यहाँ पर जो असफियाँ कहते हैं जिसको दौलत, जिसे सोने के सिक्के इत्यादि कहा जाता है, जो ये सोने के सिक्के देते हुए बाबर का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। यदि आप इसे कलरफुल पेंटिंग में देखोगे, समटाइम मैंने ये जब मैं दिल्ली आर्ट गैलरी में गया था तो वहाँ पर ये पेंटिंग रखी गई है। ये बहुत बड़ी पेंटिंग है जिसके अंतर्गत आपको इसमें बहुत बारीकियाँ देखने को मिलेंगी। यदि आप नेट पे इसे सर्च करोगे, इसकी डुप्लीकेट फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी और देखें उसमें वो कितने अच्छी लयात्मक तरीके से बना रखी है। ये जो देखने में बाबर को गार्डन में टहलते हुए दिखाया है। यहाँ पर अपने रानियों के साथ उसको यहाँ पर दर्शाया गया है और नीचे से जो संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो ये चित्रों का बड़ा ही महत्व है। आज की डेट में यदि इन चित्रों की नीलामी की जाए तो ये चित्र कई करोड़ों रुपयों के में बिकेंगे। जो ये चित्र मैं आपके सम्मुख दिखा रहा हूँ ये बाबर द्वारा ही बनाए गए हैं। ये देखिए, ये भी बाबर नामा के अंतर्गत जो बेहजाद जो चित्रकार था उसके द्वारा ये बनाए गए हैं। इसमें ये एक तरफ बाबर अपना वाद्य यंत्र बजाते हुआ बैठा है। ये पेड़ है, फल का पेड़ है। देखिए उसमें मैंने कहा ना पशु पक्षियों का भी वो प्रेमी था और पर्यावरण से तो उसको खासा लगाव था। और ये जो पनघट का भी वो चित्र उन्होंने जो बना रखा है उसके अंतर्गत ये बड़ा खूबसूरत देखने को प्राप्त होता है। आप देखिएगा इसे। अब आते हैं हम हुमायूं कालीन चित्रकला के बारे में। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। जो हुमायूं कालीन चित्रकला 1530 से 1556 ईस्वी के मध्य इसकी शुरुआत हुई। आप देखा जाए तो हुमायूं ने 20 से 25 साल शासन किया। यदि हम हुमायूं के बारे में कहें, ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर ही मुग़ल काल का स्थापक कहा जाता है। जो इसका बेटा था हुमायूं, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। इसका जन्म काबुल में 1508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में 1508 ईस्वी में। उसने इतिहास, धर्म, साहित्य तथा काव्य में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। वह काव्य और
साहित्य के क्षेत्र में वो साहित्यों पर काफ़ी किताबें उसकी छपी भी हैं और वो साहित्य और कवि के तौर पे पिता एक कला प्रेमी भी था और 23 वर्ष की अल्प आयु में वो दिल्ली के सिंहासन में बैठा। उस समय उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब बाबर की मृत्यु के पश्चात जो उसका बड़ा पुत्र था हुमायूं, तो वो दिल्ली के सिंहासन पे 23 वर्ष की आयु पे बैठ गया था। जब कोई बच्चा इस एज में सिंहासन पे बैठता है तो उसके जो विद्रोही पक्ष होते हैं तो वो काफ़ी हावी रहते हैं कि इसके फादर तो अब रहे नहीं, तो हम क्या पता हम ये दिल्ली का सिंहासन हड़प लें। तो जो इसके राज दरबारी के जो सेनानायक जो सेनापति वो बहुत ही वफादार रहे और हुमायूं को उन्होंने हर प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जिससे कि कोई और दिल्ली पे आके शासन ना कर सके। ये 23 वर्ष की आयु में अब कहाँ पर कहीं पर आप क्वेश्चन कहीं पर ये प्रश्न बनता है, हुमायूं कितनी आयु में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आप ये बता सकते हैं कि वो 23 वर्ष की अल्प आयु में सिंहासन पर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ गया था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वो 23 वर्ष की उम्र में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं का जन्म संघर्षमय रहा। कहते हैं कि संघर्षमय रहा, इसका अर्थ ये रहता है कि भैया हुमायूं ने अपने जीवन काल पे काफ़ी दुख देखे और जिस प्रकार वो आगे निरंतर बढ़ते रहा तो उसके मार्ग में काफ़ी बाधाएं आई। उन बाधाओं का भी सामना वह डट डट के करता रहा और आज वो दिल्ली के सिंहासन पे एज ए शासक के तौर पे विराजमान हुआ। अब कहते हैं कि हुमायूं का जीवन जिस प्रकार संघर्षमय रहा वो निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा। मैंने आपको पहले ही पूर्व में कहा ना कि दिल्ली की सत्ता पर बैठना कौन नहीं चाहता है। अलग अलग राज्य के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग देशों के जो सम्राट थे वो दिल्ली की तरफ उनकी निगाहें थी। तो ये अपनी शासन को बचाने के लिए ये हमेशा संघर्षमय रहा। कहीं पर कितने भी देश में या दिल्ली की तरफ जितने भी आक्रमण रहे तो उन आक्रमणों में इन्होंने विजय प्राप्त की और अपनी जो इसके दरबारी सेना नायक और सेनापति थे उनको भी उन्होंने अच्छी तरह से वफादार रहे, जिसके कारण ये 23 वर्ष की अल्प आयु में हुकूमत करने लगे। अब 1540 में कन्नौज में शेर शाह से पराजित होने के बाद वह अमरकोट संधि के सिंह के राणा की शरण में पहुंच गया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही राजा पूर्ण संसार में राज करे, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि उस कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर प्राप्त हो जाए। ऐसा ही अमरकोट में जब ये चले गए थे, जब ये शेरशाह शुरू बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा रहा, क्योंकि इनकी आयु कम रही तो उनके सैन्य शक्ति अधिक थे और आधुनिक तलवार और भालाओं और तीर कमानों के साथ इन्होंने संघर्ष किया था तो ये पराजित हो गए। तो उसके बाद ही अपने मित्र शेरशाह अपने मित्र अमरकोट के राणा के शरण में पहुंच गए। जो ये अमरकोट में अपने जो इनके खानदानी सलाहकार या कहे जाए मित्र की शरण में ये चले गए थे। तो राजा की शरण में पहुंच गए। यहीं 1592 में उनके पुत्र अकबर का जन्म हुआ। अब कहते हैं कि जो हम अकबर की बात करते हैं ये अमरकोट के किले में ही पैदा हुआ था 1554 में। 1554 में अकबर का जन्म हुआ था, जो जो कहा जाए मुगल काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा के तौर पे उभर के सामने आया था।
ये आप लोगों को पता होगा। ये नोट्स हैं जो मैं यहाँ पर जो हैंड अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अब जहाँ तक 1942 में उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ। सिंध से भागकर हुमायूं ईरान पहुंच गया। जब इसने देखा कि भैया मैं किसी दूसरे राजा की शरण में हूँ और मेरा पुत्र पैदा हो गया है, तो इसके लालन पालन पोषण के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। और जब धीरे धीरे मेरा पुत्र बड़ा होगा तो वो ये ना सोचे कि मैं कायर का पुत्र हूँ और मैं एक पराजित शासक का पुत्र हूँ, तो ऐसी धारणाएं ना आए कर वो अमरकोट से भाग गया। और अमरकोट से भागने के उपरांत वह ईरान पहुँच गया। ईरान पहुँच गया 1945 में काबुल तथा कंधार पर अधिकार कर लिया गया। जब 1545 ईस्वी में काबुल तथा कंधार पर अधिकार कर लिया। इसी बीच शेरशाह सूरी और उसके उत्तरदायी पुत्र सलीम शाह की मृत्यु हो गई थी। अब जब मैंने आपको बताया था ना कि जब बाबर शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद ईरान भाग गया था, तो इधर दिल्ली की तरफ शेरशाह सूरी निरंतर कई राज्यों की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और कई राज्यों को अपने अधीन करते हुए संघर्ष कर रहा था। तो उसी दौरान वो काबुल कंधार पर अधिकार तो उसने कई राज्यों पर कर लिया था। इसी बीच शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी जो उसका जो शासक जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसका पुत्र सलीम की मृत्यु हो गई थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर 1555 में पुनः अधिकार कर लिया। अब जब ये देखा कि हुमायूं ने भैया शेरशाह सूरी का पुत्र की डेथ हो चुकी है और वो मर गया है, तो उस पीड़ा में जब वो अपना कारवां इस जगह पे स्थगित कर देता है, आगे की लड़ाई के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि उस टाइम पे उसका पुत्र की मृत्यु हुई रहती तो शोकाकुल व्याकुल हुआ रहता। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं ने इसी बीच उस पर आक्रमण कर लिया गया और 1955 में इसका लाभ उठाकर दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1556 ईस्वी में पुराने किले के तोप खाने की सीढ़ियों से, आप कहते हैं ना कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। जब इसने दिल्ली पर पुनः अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो ये पुराने किले में रहता था, तो ये पुराने किले की लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ तोप खाना, जहाँ पर बंदूकें और गोले वोले रखे रहते हैं। और वो कहते हैं कि वहाँ पर किताबों का भी बहुत ज़्यादा शौकीन था पढ़ने का। और वहाँ ये तहखाने की तरफ गया था, तो जब तहखाने की तरफ जब बढ़ रहा था तो ये सीढ़ियों से इसके पैरों के बल फिसल गया था, तो जिसकी वजह से इसके सर में चोट लगने के कारण वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई और इसकी जीवन लीला वहीं पर ही समाप्त हो गई। तो जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो राज्य शोकाकुल हो गया था। हुमायूं अपनी युद्ध यात्राओं में अपने संग सचित्र, आप कहते हैं ना कि हुमायूं बड़ा ही एक तरफ का देखा जाए तो कला प्रेमी था। जब वो युद्ध के लिए कहीं भी जाता था, मान लीजिए दिल्ली से वह कंधार और ये बिहार की तरफ को देखा जाए या इत्यादि क्षेत्रों में, या जब युद्ध लड़ते थे, जब अपने दुश्मन के साथ जब युद्धों के लिए जाते थे, तो ये क्या करता था अपने साथ
जो इसके प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते हैं, बेहजाद, मनी और रह खान इत्यादि बहुत से चित्रकार हुए हैं जो इनके साथ युद्ध में जाकर युद्ध की चित्रकारी किया करते थे। जहाँ पर यदि किसी को यदि मान लीजिए हुमायूं को चोट लग गई तो उसका भी चित्रांकन किया करते थे। जब ये किसी राज्य पर विजय प्राप्त कर लेते थे, यहाँ रणभूमि में ही वहाँ पर उनका चित्र उनका बनाया जाता था और वो चित्र जब पूरे होते थे तब जाके ही वो अपने महलों पर वापस लौटते थे। ये इस प्रकार का चित्र प्रेमी था, चित्रकला का प्रेमी था। और हिम हुमायूं के पुत्र अकबर ने जब हुमायूं की जब मृत्यु हो गई थी, जब उसका पुत्र अकबर ने भी यही चित्रकारी प्रारंभ करी और जैसा उसके पिताजी थे उसी प्रकार का उसका पुत्र भी था और उसने चित्रकारी में बेहजाद नामक जो उसका चित्रकार थे उससे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। कुछ विद्वान के अनुसार हुमायूं ने दास्तान अमीर हजानामा के चित्र में बनवाने का कार्य शुरू किया था। आप कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पूर्व वो दास्तान अमीर हजमा के चित्र बनाने का कार्य उसने शुरू कर दिया था कि एक नई पद्धति पे और नई परिपाटी पे उन्होंने इस इस परिपाटी को आगे चित्रों का संग्रहण करने के लिए जो चित्रकारों का एक संगठन बनाया था तो उसके द्वारा ये चित्रों को चित्रकारी किया करता था। और लेकिन यह कार्य वह पूर्ण नहीं कर सके जिसके कारण अकबर उनका पुत्र द्वारा यह कार्य किया गया। अब अकबरकालीन चित्रकला के बारे में हम अकबरकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। समटाइम दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज़ ऐसी छूट जाती है, कई प्रकार से कोई चीज़ें हमें भी नहीं आती हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को सही तरीके से बताया जाए कि जिससे कि तुम्हें चित्रकला से संबंधित कोई भी प्रश्नों पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आइए अकबरकालीन चित्रकला के बारे में प्रकाश डालते हैं। अब जैसा आपको पता है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में हुआ था। अमरकोट के किले में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष का था। जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हुई तो ये अकबर सिर्फ 13 वर्ष का था। पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक कहते हैं कि जब इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी उस टाइम अकबर सिर्फ 13 वर्ष की आयु था और ये एक अल्प आयु में ही इसका राज्याभिषेक कराया गया था पंजाब में। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो बड़ा भव्य तरीके से क्योंकि बाल्यावस्था में ही थे तो इनको भव्यता के साथ इनका राज्याभिषेक किया गया। 1556 में कहते हैं ना, जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर सम्राट घोषित कर दिए गए थे। इनको सम्राट की उपाधि दे दी गई थी क्योंकि इनको दिल्ली का सम्राट बना दिया। अकबर सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। अकबर के अंतर्गत एक मुस्लिम धर्म का होने के उपरांत भी इन्होंने इस्लाम धर्म को किसी पे थोपा नहीं गया। यहाँ तक कि इन्होंने सभी को अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की थी। वो सभी धर्मों को समान से नज़रों से देखता था, उसको उनकी इज्जत करता था, उनको सम्मान देता था और समान रूप से आदर करता था। उसने दीन इलाही का एक नया मत चलाया। स्वयं लिखना पढ़ना ये स्वयं लिखा पढ़ा ना होते हुए भी वह साहित्य व कला का बड़ा प्रेमी था। कहते हैं कि अकबर बचपन से ही क्योंकि वो 13 वर्ष की आयु में ही उनका राज्याभिषेक हुआ, उनको तो पढ़ने और लिखने का मौका प्राप्त नहीं हुआ और वो पढ़े लिखे ना होने के उपरांत भी वो साहित्य व कला का बड़ा ही प्रेमी था।
अब्दुल रहीम खाना उसके दरबार के उच्च कोटि के कवि थे। जो उसके दरबार का जो कवि थे वो बड़ा उच्च कोटि का चित्रकार था और कवि था, जिसमें कि नई नई कविताओं का वर्णन दरबार में किया करते थे। और इसी के ही दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन भी अकबर के दरबार में के रत्नों में से एक थे। कहते हैं कि नौ रत्न दरबार, अकबर के दरबार में नौ रत्न, जो एक नौ रत्न कहा जाते थे उनमें से एक तानसेन को भी कहा जाता है, क्योंकि तानसेन बहुत ही संगीत के क्षेत्र में वह बहुत ही ज़्यादा विद्वान और अपनी जो प्रतिभा का जो उन्होंने प्रदर्शन किया वो संपूर्ण संसार भर में आज सभी लोग जानते हैं। संगीत उन्हीं की ही देन है। अकबर ने सुलह ए कुल की एक नई नीति चलाई और धर्म करों को हटाकर हिंदुओं को सर्वोच्च पद प्रदान किए। अब जैसे कि यहाँ पर कहा जाए कि अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू चित्रकारों को, कहते हैं कि हिंदू चित्रकारों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया और उन्हें अपने अपने साम्राज्य में बड़े बड़े पदों पे आसीन किया। किसी को मंत्री बनाया, किसी को अपने राज्य का सेनापति नियुक्त करा और बड़े बड़े जो पद हुआ करते थे और उन पे, जैसे कि आज हम कहते हैं कि उसको नोबेल पुरस्कार मिला, उसको साहित्य पुरस्कार मिला, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। ऐसे ही पदों से जो ये सम्मान थे, ऐसी सम्मानों से वो अपने चित्रकारों को सम्मानित किया करता था। उसने राजा भारमल की पुत्री व बीकानेर एवं जैसलमेर की राजकुमारी से विवाह किया। उसके समय तुलसी, रामचरितमानस, अब्दुल फजल, अकबर नामा, आईने अकबरी, निजामुद्दीन, काफ़ी लेखक हुए उसके शासनकाल के अंतर्गत। जब इनका विवाह हुआ, कहते हैं कि यह आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से इनका विवाह किया गया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दी। अकबर की बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी। काबुल में उसने समद से चित्रकारी सीखी थी। अकबर अनेक पुस्तकों को चित्रों से सज्जित किया करता था। कहने का मतलब यह है कि ये अनेक जो पुस्तकें हुआ करती थी उनमें चित्रकारी किया करते थे। उनके दरबार में अनेक हिंदू, मुस्लिम, ईरानी मुसाफिर हुआ करते थे और इनके दरबार में जो चित्रकार हुआ करते थे, अब्दुल समद, दसवंत, बसावंत, तारा, हरवर्षन, राम, बाल मुकुंद, रिस्किन, फारूक, चेला, सनवाल, नंद गरवाली, गुजराती चित्रकार माधव केशव भीम भी थे। इस समय में तुलसीदास, जिस समय इसका शासनकाल चल रहा था उस समय तुलसीदास रामचरितमानस को लिख रहे थे और अब्दुल फजल द्वारा बाबरनामा, आईने अकबरी, निजामुद्दीन अहमद तबके अकबरी और अनेक हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। जो जितने भी चित्रकार हुए थे, जो भी लेखक हुए थे, उन्होंने जो किताबें लिखी थी, अकबर ने उनको तुर्की भाषा में भी, उनका फारसी भाषा, तुर्की भाषा में भी उनका अनुवाद कराया गया। अब अगर हम बात कहें, उस समय अकबर ने महाभारत, राजनामा, चंगेज खानामा, जाफरनामा, रामायण, नंदिन, दमयंती, कलीला, दमन, पंचतंत्र, आयारदानी से पंचतंत्र आदि अनेक ग्रंथों का फारसी अनुवाद कराया। यदि हम और आगे में इस पर विस्तार में चर्चा करें तो जो इन्होंने जो चित्रकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो उच्च पद तथा इनाम ही नहीं बल्कि उपाधियाँ भी प्रदान की।
उसने अपने चित्रकारों को नादिर उल मुल्क, देश का आचार्य, राज्य का शुभ या मंगलकारी उपाधियों से भी उनको विभूषित किया और अनेक प्रकार के इन्होंने चित्र ग्रंथों को भी अपने समय में कराया था। अब अकबर को व्यक्ति चित्रणों में जैसे सभी ही चित्रण कहते हैं, तो ये एक क्वेश्चन ये वाला बनता है, आप इसे नोट कर लीजिए। कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है जी, ये वाला जो ये लाइन है जो मैंने जो इसे अंडरलाइन करना, इसे आप पूरा लिख लीजिए। अकबर को व्यक्ति चित्रण जिसे सभी बनाने की रुचि थी, वो अकबर द्वारा जितने भी अकबर के शासनकाल में जितने भी चित्र बनाए हैं वो व्यक्ति चित्रणों पर ही आधारित किए। दरबारी चित्र बनाए गए हैं जो राजा महारानी इत्यादियों पे ही ज़्यादा फोकस रखा गया है और चित्रकारियों के चित्रकारिता की सीमाओं का जो उल्लेखनीय प्रदर्शन देखने को जो मिला वो अकबर के शासनकाल में ही मिला। इन जितने भी कलाकार अकबर के शासनकाल में रहे उन्होंने अपना 100% दिया। इनमें प्रमुख मीर सैयद अली, दशावंत बसावंत थे। इन सभी चित्रकारों की संख्या अब्दुल फजल 100 बताते हैं। जो 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 इन्होंने जो अकबरनामा में जो लिखा है उसमें ये बताया गया है कि अकबर के जो शासनकाल में 100 चित्रकार रहे। अकबर को व्यक्ति चित्रण के तो जो दरबारी चित्रण थे उसमें जो चेहरे पे जो सभी चित्रणों पे ही ज़्यादा उसने ध्यान दिया। उसने अपनी तथा अनेक उमराओं की तस्वीरें बनवाई थी। ये प्रायः पूर्ण कद में बनी हैं, केवल कंधे तक नहीं। मुगल चित्रकारों में बाह्य साम्य के साथ साथ व्यक्ति चित्रणों के आंतरिक स्वभावों की छवि को भी चेहरे में उभारा गया है। यदि कहने की बात यह है कि अकबर द्वारा सिर्फ अधूरी पेंटिंग नहीं बनाई जाती थी, वो इतना कला प्रेमी था कि जो भी वो चित्रकारी किया करता था, मान लीजिए वो सिर्फ इतना जो पोर्ट्रेट बनता है वो इतना ही नहीं बनाता था, वो पूर्ण व्यक्ति चित्रण को कमर से ऊपर नहीं पूरा पैरों से लेकर सर तक पूरा चित्रांकन किया करते थे, जिसे हम सभी चित्रण कहा जाता है। वो तस्वीरें बनाया करते थे और उसमें जो चेहरे की हाव भाव जो झलकती थी, जो उसमें जो मुखमंडल, उसकी जो नेत्र, उसकी जो जो केसों का जो घुमाव था, जो उसकी छटाएँ होया करती थी, जो बारीक बारीक चीज़ों पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। और वो छवि चित्र जो चेहरे के हाव भाव जो दर्शाए जाते थे, जो बारीकी होते थे, वो ऐसे देख के लगता है जब मान लीजिए कोई जो कहते हैं कि अकबर के शासनकाल में ऐसे चित्र बने हैं, अगर आप एक बार चित्रों को देख लोगे ऐसे लगता है कि वो चित्र सजी कुछ चित्रों से बाहर निकल के और सजी होके चलने फिरने लग जाएंगी। इतनी सजी और लयात्मकता और इतनी सजीवता उनकी पेंटिंगों में झलकती थी। अब बात करें हम अकबरकालीन चित्र ग्रंथों की बात करें। अकबरकालीन चित्र विषयों को हम 5 भागों में निम्न प्रकार से बांटते हैं। जो यहाँ पर जो ये दिया गया है, जो ये 5 भागों में इनको बांटा गया है, इसे आप अपनी किताबों में कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि उससे आपको सहूलियत प्राप्त होगी। भारतीय कथाओं के चित्र सर्वप्रथम जो उसने दर्शाए भारतीय चित्रकलाओं कथाओं के चित्र। फिर भारतीय कथाओं के चित्र अभारतीय का मतलब जो भारत के न होके बाहरी, जैसे ईरानी चित्रकला, फारसी चित्रकला, यूनानी चित्रकला इत्यादि जो विदेशी चित्रकला थे उसकी कथाओं का भी वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत तूतीनामा, दीवाने हफीज, हजनामा इत्यादि
चित्र चित्र विषय इसके अंतर्गत है। अब भारतीय कथाओं के चित्रण के अंदर जो भारत में जो चित्र जो किताबें लिखी गई थी, जैसे जिनके चित्र बनाए गए थे, रामायण, महाभारत, राजनामा, नल नल दमन, अनवर ए सुलहली, अमर ए दानिश इत्यादि चित्रों का उसमें वर्णन किया गया है। अब ऐतिहासिक चित्र के अंतर्गत जो इतिहास में जो उसकी जो जैसे मान लीजिए हुमायूं, बाबर, जो इससे पूर्व हुए हैं, जो इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया था, उनका चित्र इसके अंतर्गत बनाया गया। शाहनामा ईरान के राजाओं का इतिहास, जो शाहनामा ईरान में जो शासक हुआ करते थे, उनके राजाओं का पूरा इतिहास चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। तैमूरनामा, तैमूर का इतिहास, तैमूरनामा जो तैमूर था उसका इतिहास पूरा बड़ा। अब बाबरनामा, बाबर ने अपने शुरुआती दौर पे क्या करा और अपनी मृत्यु तक उसने क्या करा, वो चीज़ें इसमें दर्शाई गई। तारीख़ उल्फी, दुनिया का इतिहास भी उसी के अंतर्गत, उसके चित्रों का भी उल्लेख किया गया। अब जब अकबरकालीन चित्रकला की बात करते तो अकबर का भी क्या अकबर के शासनकाल में हुआ, उसकी भी किताब छपी और उसकी किताबों का भी अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया है, जिसे अकबरनामा अबुल फजल द्वारा प्रतिलिपित इतिहास में उसको प्रदर्शित किया गया। और सभी चित्र मैंने कहा ना कि अकबर को सभी चित्र का ज़्यादा शौक था, जैसे कि ह्यूमन फेस, पूर्ण शरीर से, और वो सिंहासन पर बैठे हुए, घोड़े पे बैठे हुए और स्त्रियों के नहाते हुए चित्रांकन किया गया था। और जो दुल्हन के लिबास में स्त्रियों का सुंदर चित्रांकन किया गया है। और पनघट का भी चित्रांकन किया गया। जो राज दरबार का जो सरोवर था, जो स्नान गृह था, वहाँ पर जो महिलाएं स्नान करने के लिए जो बैठती थी, उनका भी बहुत ही खूबसूरत चित्रांकन किया गया है। और अकबर द्वारा अपने चित्रकारों के द्वारा जो बनाए गए चित्र थे, वो बड़ी ही सुंदरता के साथ और समय के साथ और उनका चित्रांकन किया करते थे, जिससे कि ऐसा सजीव चित्रों पे ज़्यादा ही उनका वो था कि उनका पूर्ण पोर्ट्रेट बने। और पोर्ट्रेट दो प्रकार के थे, एक लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अब इन्होंने पोर्ट्रेट पे ही ज़्यादा चित्रों का अध्ययन किया गया था कि पूर्ण शरीर के चित्र बने, कम गर्दन से ऊपर का ही हिस्सा का चित्र न बन के पूरा चित्रों का वर्णन इसमें कराया गया है। अब आ जाता है सामाजिक चित्र। सामाजिक मतलब जो जनता के बीच के जो चित्र, गरीबी से लेके चित्र, किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए चित्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। और गरीबी को भी अकबर के चित्रकारों द्वारा बहुत खूबी तरीके से दर्शाया गया। अब भारतीय चित्रकलाओं की बात करें हम, अब भारतीय चित्रकला है क्या, ये जानना हमने है इस अब आगे। अब भारतीय कला, अब भारतीय चित्रकला की बात करें, भारतीय कलाओं की बात करें, जिसके अंतर्गत भारत में क्या चित्रकलाओं का स्थान रहा है, किस टाइप से रहा। अब भारतीय चित्रकलाओं का यदि हम बात करें, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अभी समाज में किस प्रकार का शासन रहा, किस प्रकार की गरीबी, किस तरह की भुखमरी है, किस प्रकार का शासन है, उसका चित्रांकन किया गया है। साथ ही साथ भारतीय कथाओं के भी चित्रों का भी वर्णन किया गया है। हजनामा, इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हजमा की कहानी है, जिसके अंतर्गत उसके जीवन का वृतांत इसमें पूर्ण तरीके से दिखाया गया। उसकी शूरता और वीरता का भी इसमें साहसपूर्ण प्रदर्शन दिखाया गया कि वो किस प्रकार एक साहसी योद्धा था और कुशल नेतृत्व वाला राजा था, किस प्रकार से उसने अपनी ये राज्य शासन का निर्वाह किया। अब इसके अंतर्गत राय कृष्ण दास लिखते हैं, राय कृष्ण दास के अनुसार इसे पूर्ण
पूर्णतः अकबर ने ही चित्रित किया गया। जो राय कृष्णदार कहते हैं कि जो चित्रों का जो श्रेय जाता है वो पूर्णतः अकबर को जाता है। अकबर को दास्तान अमीर हजमा जैसे कई जैसे किस्से सुनने में भी बड़ी रुचि थी। अब जैसे जैसे कहानियाँ कहा जाता है ना, हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को कहानी बड़ी अच्छी लगती है। उसी प्रकार से अकबर को भी दास्तान अमीर हजमा जैसे अनेक किस्से सुनना बहुत अच्छा लगता था। इस कार्य को अकबर ने 15 वर्ष में पूरा कराया। इसी आधार पर हजमा चित्रों की निम्नलिखित विशेषताएं। इसने जो चित्रों का जो एक कलेक्शन या आर्ट गैलरी कहा जाता है, जो जहाँ पर उसने चित्रों को अलग अलग तरीके से बनवाया, अलग अलग तरीके से अपनी जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसकी मनोभाव दशा थी, जो वो चाहता था उस टाइप से उसने चित्रकारों के माध्यम से चित्रों का वर्णन कराया और चित्रों की चित्रकारी करवाई। अब इसके अंतर्गत उसने 10 जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 10 चीज़ें दिखा रखी हैं। उसमें हम बात करते हैं। ये चित्र कहानियों की घटनाओं से संबंधित हुआ करते थे। अब जैसे कोई कहानी घटती थी, मान लीजिए कोई अकबर कहीं पर युद्ध करने जा रहा है तो वो युद्ध का पूरा वृत्तांत चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। चित्रों को वास्तु पेड़ पौधों तथा मानव आकृतियों की भीड़ है। इसके अंतर्गत वो क्या था, पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्य भीड़ भाड़ अधिक संख्या में उनको बनाए जाते थे। अब कहते हैं कि रेखाओं की ईरानी कठोरता ना होकर कोमल थी। अब जैसे ईरानी चित्रकार में जब रेखाओं का प्रदर्शन किया जाता है वो बारीक ना होकर कठोर लयात्मक ना होकर कठोर सीधी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी हुआ करती थी, एकदम ठोस प्रकार से। इसके शासनकाल में वो चीज़ परिवर्तन होकर लयात्मक एकदम लहरदार चीज़ें उसके अंतर्गत उन्होंने बनवाई। अब चेहरा प्राय चश्मे बने हैं, कहीं पल्ली आँख वाले चेहरे भी दिखाए जाते हैं। इन्होंने एक चेहरा बनाया जो उसमें जैसे मूर्तियों पे, तो उसमें उन्होंने प्राय एक मूर्ति बनाई, उसमें उन्होंने उसमें चश्मा पहने हुआ वो दिखाया गया है। उसको एक चश्मा बंदुस्त भी कहा जाता है। और उसके अंदर एक पेंटिंग बना के जो एक आँख की तरफ वो इशारा करती है, उसे पल्ली आँख भी दिखाई देती है, जैसे पल्ली आँख दिखाई देता है, इस टाइप से उसमें कहा गया है। और ये पुरुषों की वेशभूषा में चमकदार जामा और पैजामा वो करते थे। अब जैसे जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान के, और जब आपने राजस्थानी लोगों को देखा होगा बड़े बड़े पैजामा और कुर्ते पहनते हैं। वो उस टाइम पे इसके शासनकाल में भी उसी प्रकार का चलन था और उसी प्रकार के चित्रों पे वो चीज़ें दर्शाई गई है। और उसमें जो पुरुष था, जो उसमें तो ये पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। वहाँ पर स्त्रियों के भी चित्रों का वर्णन किया गया, परंतु पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और पुरुषों की वेशभूषा में चमकदार जामा बनाया करते थे। जैसे आपने पैजामा वो देखे होंगे। और स्त्रियों की वेशभूषा में कश्मीरी कुर्ती ओढ़नी। आप देख लीजिए, आप कहीं पर आप शादी विवाहों में जाते हो तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा सज संवर के आती हैं। आज देखते हैं कि जैसा फैशन चलता है उसके अनुसार स्त्रियों ने अपना फैशन को फॉलो करते हैं। उस समय ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो कुछ ही चीज़ें हुआ करती थी जिसके अंतर्गत अकबर द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में कश्मीरी कुर्ती ओढ़नी तथा चुस्ती पैजामा बनाया जाता था। तो उस टाइम पे महिलाएं अपने ओढ़नी डालती थी, पैजामा वो फैले हुए, जिसे की डेट में आज की डेट में यदि देखा जाए तो उसे प्लाजो ने उसका स्थान रख लिया। जो चीज़ एक बार होती है वो चीज़ रिपीट करके आती है। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। जब पुराना फैशन कहीं ना कहीं पलट के आता है, वही चीज़ आज के वर्तमान समय में देखा जाता है। महिलाएं आजकल घेरदार बड़ी बड़ी पैजामे पहनती थी, वो अकबर कालीन के समय वो पैजामा हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत वो फैली फैली पैजामा हुआ करती थी, ओढ़नी डाली करती थी, कश्मीरी कुर्ती हुआ करती थी, जिसे आज हम कहते हैं चिकनकारी कुर्तियाँ होती हैं।
रेशम की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ जो होती हैं आज की डेट में, वैसी उस समय ये चीज़ें अवेलेबल हुआ करती थी। अब प्रकृति परिवेश में बदलती बरगद कदली बरगद। अब प्राकृतिक चित्रण में जिसने जिन वृक्षों को प्रमुखता से दिया, कदली, वटक, पीपल, आम तथा हाथी, मोर आदि भारतीय वृक्षों और पक्षियों को भी दर्शाया गया। जहाँ पर ना इसके जो चित्र बने हैं ना, उसके अंतर्गत मोर, पेड़, पौधे, पशु, पक्षियों का भी बड़ा अच्छा तरीके से अंकन किया गया, चित्रांकन किया गया है और उसको दर्शाया गया है कि ये बहुत सुंदर होते हैं और सुंदरता से भी दर्शाया गया है। वो ऐसा नहीं कि नहीं दर्शाया गया है। और इन चित्रों में भारतीय झलक वाले अनेक चित्रों में प्राप्त हुए हैं, जिसमें राजस्थानी, पाल शैली, देव शैली की छवि। मैंने कहा ना आपको कि जब अकबर द्वारा जब चित्रकारी की गई थी अकबर दरबार में, तो राजस्थानी चित्रकला को भी उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। राजस्थानी में जो वेशभूषा जो चलती थी, जितने भी पाल शैली के अंतर्गत कही जाती थी, जो वहाँ उनके देवी देवताएं थे, उनके भी चित्रों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, चित्र बनाए गए हैं। और ईरानी चित्र ये चित्र ईरानी चित्रों के माप में अधिक बड़े। अब ये कहते हैं कि जो ये चित्र बने हैं ना, वो सूती के कपड़े पर बने हैं। वो 27 फीट चौड़े और लंबाई में 20 फीट हुआ करते थे। जितनी बड़ी पेंटिंग आप दिल्ली आर्ट गैलरी में यदि कभी जाओगे, तो ये चित्र आपको ईरानी चित्रों में देखने को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े चित्रों के कटआउट बनाए गए हैं, जिसमें राजस्थानी चित्रकलाओं पे और चित्रकलाओं का बड़ा दर्शाया गया है। उसमें राजस्थानी और देवी देवताओं के चित्र, पाल शैली और नाग शैली और बसौली शैली और पहाड़ी शैली के भी चित्रों का भी वर्णन उसके अंतर्गत देखने को प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत चित्रों की छटा बिखेरी गई है, जिससे कि ये लगता है कि अकबर हिंदू कला को भी ज़्यादा महत्व दिया करता था। और रंगों में तेजता है, लेकिन इसमें ईरानी शैली के रंगों का नहीं। मगर जो ये कहने की बात यह है कि जो अकबरकालीन चित्रकार जिन रंगों का प्रयोग करते थे, वो बहुत तेज हुआ करते थे, मतलब डार्क शेड में वो बनाया करते थे और चमकीले होते थे। ये ईरानी शैली के तेज रंगों की तरह नहीं हुआ करते थे, ये उसकी विपरीत क्योंकि उसमें थोड़ा सा लाइट शेड उस टाइम पे वो दिया करते थे। इस वजह से वो ज़्यादा सही नहीं हुआ करते थे। अब इससे आगे हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।